बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाई रब्बे जलील के बाबरकत नाम से दरूद पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर फ़िज़िक्स जोन की तरफ से चैप्टर नंबर 19, उसका पहला लेक्चर है द डॉन ऑफ मॉडर्न फ़िज़िक्स ALP के मुताबिक। इसका पहला लेक्चर जिसका नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फिज़िक्स सेकेंड ईयर FSC। ब्लैक बॉडी क्या चीज़ है, रेडिएशन क्या चीज़ है। रेडिएशन तो हम मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल करते हैं। रे है, लाइट की एक पार्टिकल है, एक वेव है, या फिर एक रे है, उसके लिए हम रेडिएशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से क्या मुराद है या ब्लैक बॉडी क्या है। अमूमन ये समझा जाता है कि हर काले रंग की कोई भी बॉडी है तो उसको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं, लेकिन फिज़िक्स की टर्म में ब्लैक बॉडी कुछ ऐसा नहीं है। उसकी वाज़ेह डेफिनेशन ये है कि कोई भी बॉडी अगर वो रेडिएशन हर किस्म की एब्जॉर्ब करे और उसके साथ वो इमिट भी करे तो उसको हम ब्लैक बॉडी कहेंगे, चाहे उसका रंग ब्लैक हो या ना हो, वाइट हो, सिल्वर हो, कोई भी और कलर हो। अगर वो मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लें और एब्जॉर्ब करने के साथ वो इमिट भी करें तो उसको हम कहेंगे ब्लैक बॉडी। वैसे हम विजिबल लाइट देखते हैं कि जिसकी वेवलेंथ राउंड अबाउट 300 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक है। इसमें 7 कलर्स नॉर्मली हम लेते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे वेवलेंथ्स हैं। आप ये जो मैंने डाटा बताया 300 से लेकर 750 तक, ये बेसिकली हर वैल्यू जो है एक वेवलेंथ है और हर वैल्यू एक कलर है। तो जो विजिबल स्पेक्ट्रम 7 कलर्स अमूमन हम उसका जिक्र करते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो उसकी मुख्तलिफ वेवलेंथ है और हर एक वेवलेंथ जो है ना, हर रेडिएशन की डिफरेंट वेवलेंथ है। तो वैसे नॉर्मली वाइट कलर ऐसा कलर है जो तमाम एक अच्छा रिफ्लेक्टर है, मुख्तलिफ रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर लेता है। और ब्लैक कलर एक ऐसा कलर है जो तमाम किस्म की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। दैट्स वाई हम गर्मियों में कोशिश करते हैं कि ब्लैक कलर, वाइट कलर का सूट हो, कपड़े हो, बिल्डिंग हो, उसको वाइट वॉश करवाते हैं, वाइट कलर का कपड़ा प्रेफर करते हैं। उसकी वजह यह कि रेडिएशन सारी आएंगे, उस कलर से टकरा के वापस लौट जाएंगे, बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे अमूमन कोशिश की जाती है कि बॉडी को ब्लैक किया जाए, या फिर उसका हम सर्दियों में ना डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि रेडिएशन जो आएगी उसके अंदर ट्रैप हो जाएगी और बॉडी को उसके हवाले से हीट मिलती रहेगी। तो ब्लैक कलर नॉर्मली ये होता है कि बहुत सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो एब्जॉर्ब करने वाला अब जो इम्पैक्ट है वो तो हमें समझ आ रही कि एब्जॉर्ब हो रहे हैं ब्लैक कलर से, लेकिन ब्लैक कलर से इमिट कैसे होगा ये हमें समझ नहीं आती। इसको हमने इसमें देखना है। तो नेचर ऑफ रेडिएशन जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। आया कि टेम्परेचर कितना है उस बॉडी के हवाले से, और उसकी उसके लिहाज से उसके रेडिएशन किस तरह की इमिट होंगी, किस तरह की एब्जॉर्ब होंगी, वो बॉडी के लिहाज से। लो टेम्परेचर पे इमिट या एब्जॉर्ब जो रेडिएशन होती है वो लॉन्ग वेवलेंथ होती है। लॉन्ग वेवलेंथ हम ये भी जानते हैं कि वेवलेंथ क्या चीज़ है। वेवलेंथ 8वां चैप्टर का कंसेप्ट था कि एक ट्रांसवर्स वेव अगर हम कंसिडर कर लें, एक क्रेस्ट फिर ट्रफ, फिर क्रेस्ट फिर ट्रफ, तो दो क्रेस्ट के दरमियान वाला जो फासला उसको हम वेवलेंथ कह सकते हैं। तो रेडिएशन कोई भी लाइट की एक वेव की अगर आप नेचर समझ लें तो फिर उस सूरत में उसकी वेवलेंथ होगी। तो जिनकी टेम्परेचर अगर लो रखा जाएगा बॉडी का तो फिर उस सूरत में लॉन्ग वेवलेंथ होगी, यानी उसका लो टेम्परेचर। तो एट हाई टेम्परेचर उसमें शॉर्ट वेवलेंथ का प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशन और उनकी मुख्तलिफ वेवलेंथ, तो उसके साथ फ्रिक्वेंसी और एनर्जी जो है ना वो हम उसको मुताला करेंगे नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो शॉर्टर वेवलेंथ का प्रोपोर्शन बढ़ता जाएगा।
शॉर्टर वेवलेंथ का अंदाज़ा हम इससे कर सकते हैं, जैसे कि अभी बताया कि 300 नैनोमीटर से लेकर ये विजुअल रेंज का स्पेक्ट्रम है, नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक है। तो ये लॉन्गर वेवलेंथ है रेड, और ये शॉर्टर वेवलेंथ जो है इधर वायलेट है। इससे ऊपर भी वेवलेंथ हो सकती है, लेकिन इनविजिबल रेंज में, इधर भी इनविजिबल रेंज में होंगी। तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, ये 7 कलर जो है ना वाज़ेह हैं। तो ये हम देख सकते हैं जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा है वो कलर उसका किस तरह का है, वेवलेंथ कम होती जा रही तो उसका कलर कैसा चेंज हो रहा है। तो लिहाजा लो टेम्परेचर पर लॉन्गर वेवलेंथ होगी यानी रेड कलर होगा, और हाई टेम्परेचर पर शॉर्टर वेवलेंथ होगी यानी येलो कलर या इंडिगो कलर या ब्लू कलर में हम शिफ्ट होते जाएंगे। अब रेडिएशन होंगी कितनी डिपेंड करेगा उसकी वेवलेंथ कितनी है, उस लिहाज से और रेडिएशन इमिट हो रही हैं या एब्जॉर्ब हो रही हैं तो वो उस पर डिपेंड करेगा। अब उन रेडिएशन की एनर्जी किस तरह की डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर सपोज कर लें कोई बॉडी ऐसी हम ले रहे हैं जो रेडिएशन इमिट कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, तो उसकी एनर्जी की रेंज क्या है, तो ये डिपेंड करेगा मुख्तलिफ टेम्परेचर पर उनकी वेवलेंथ पे। डिफरेंट वेवलेंथ इमिट होंगी, डिफरेंट टेम्परेचर पे होगा तो मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी होगी। तो लिहाजा सपोज कर लेते हैं एक प्लाटिनम वायर है, प्लाटिनम एक मेटल है, उसको वायर की शेप में बदला, फिर इसको एक स्टोव पे या हाई टेम्परेचर पे वहाँ पे इसको हम रख देते हैं। मसलन स्टोव जल रहा है तो वहाँ पे वायर हमने ऊपर रख ली, तो उसका कलर नॉर्मली प्लाटिनम जो ना वाइट गोल्ड होता है, उसका कलर वाइट होता है प्लाटिनम का। तो हम देखते हैं उसमें कैसे वेरिएशन आती हैं, लो टेम्परेचर भी उसका मॉनिटर कर लें, और उसके साथ कलर से हमें अंदाजा होगा कि कलर कौन सा, और उसके करस्पॉन्डिंग हम वेवलेंथ देख सकते हैं। बट क्या रहेगी इंटेंसिटी, 3-4 फैक्टर्स हैं जो उस रेडिएशन से मुंसलिक हैं। टेम्परेचर है, एनर्जी है, वेवलेंथ है और इंटेंसिटी है। इन 4 फैक्टर को सबको इकट्ठे मॉनिटर करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इस तरह करते हैं कि जो वेवलेंथ का फैक्टर है वो कलर से हम अंदाजा करते हैं कि कलर कौन सा है और उसके साथ टेम्परेचर क्या है। तो प्लैटिनम वायर को जब आप हीट करते हैं तो उसका कलर जो वेरिएशन आ रही है और उधर से टेम्परेचर मॉनिटर करते जाए तो दोनों का अंदाजा हो जाएगा कि उसमें कैसे वेरिएशन पैदा होती है और रेडिएशन किस तरह अब्जॉर्ब होती है। बेसिकली उसका कलर क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि वो हीट से रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर रही है। जब वो अब्जॉर्ब करती जाएगी तो उसका उस अकॉर्डिंगली कलर बदलता जाएगा। सबसे पहले वायर का कलर जो होगा वो डल रेड, गहरा सुर्ख जो ना वो रंग होगा, गहरा सुर्ख, और तकरीबन टेम्परेचर अगर हम देखेंगे तो 500 डिग्री सेल्सियस है। इस तरह फर्दर अगर टेम्परेचर इंक्रीज, वो स्टोव पे रहती है वायर, तो उस पर टेम्परेचर बढ़ते जाना है। बढ़ते बढ़ते जब ये पहुंचेगा तकरीबन 900 डिग्री सेल्सियस पर तो चेरी रेड, चेरी भी उसका एक कलर है, चेरी फ्रूट का नाम है, तो उस कलर में मुंतकिल हो जाएगा। जब मजीद टेम्परेचर बढ़ता जाएगा यानी वो वायर वहीं पे रखी, हीट मुसलसल मिल रही, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होते जाना है। जब टेम्परेचर पहुंचा तकरीबन 1100 डिग्री सेल्सियस पर तो फिर वो ऑरेंज में बदल गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि येलो में बदल गया, और उसके बाद फाइनली अब जब देखेंगे उसका टेम्परेचर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब करीब पहुंच गया तो वाइट हो जाएगा। कभी लोहार के पास जाना हुआ तो वहाँ पे वो लोहे का तकरीबन सुरमई कलर है, ग्रे कलर है, उसको अगर वो अपनी भट्टी में वो रखता है तो उसको साथ उसको हीट दे रहा है, पंप के जरिए हीट दे रहा है, तो उसका कलर हम बदलता देखें। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया, आप भी ऑब्जर्व कर लोगे जब कभी ऐसा वास्ता पड़े। तो इसमें ये होगा कि आपने एक ग्रे कलर का सुरमई रंग का लोहे की रॉड वहाँ रखी है और उसके साथ उसको हीट मिलती जा रही है और उसका कलर बदलता जा रहा है। पहले डार्क डल रेड होगा, फिर चेरी रेड हो जाएगा, फिर उसके बाद ऑरेंज हो जाएगा और फिर आस्ते आस्ते येलो हो जाएगा, येलो के बाद वाइट हो जाएगा। वाइट हमें ये बताता है कि उसका टेम्परेचर जो ना मैक्सिमम हो गया, उसके मजीद कलर चेंज नहीं हो सकता। मसलन आप अंदाजा कर लो सूरज की हाइट जो है ना वो कलर हमें कैसा अपेयर होता है, दिन के दोपहर में वाइट कलर नजर आता है कि उसको उस वक्त हमें मैक्सिमम। उसमें कुछ और फैक्टर भी हैं, सुबह मॉर्निंग में और इवनिंग में जब हम देखते हैं कलर रेड होता है, उसमें कुछ और फैक्टर्स हैं। तो हम इस लिहाज से देख रहे हैं जब कोई बॉडी हीटेड बॉडी का कलर वाइट में आ जाए तो समझ लो उसने मैक्सिमम रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली है। अब सपोज कर लें वही टुकड़ा उठाएं, वो प्लाटिनम की वायर ले लें या लोहे का टुकड़ा उठाएं, यहाँ पे कमरे में किसी जगह पे छोड़ दें, रख दें,
तो उसका क्या होगा, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और उसका कलर भी बदलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता गया, पहले वाइट कलर था, फिर येलो हो जाएगा, येलो से फिर क्या होगा, ऑरेंज हो जाएगा, येलो ऑरेंज से फिर चेरी रेड में, फिर डल रेड में, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो अपने ओरिजिनल कलर में लौट आएगा। तो ये हमें एक्टिविटी बताती है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी कलर जो ना चेंज होता है, और कलर से हम देखते हैं कि क्या चीज़ चेंज हो रही है, उसकी वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब हो रही है वो और जो इमिट हो रही है उसका हमें अंदाज़ा हो रहा है। अब इंटेंसिटी वाला जो इसमें है ताल्लुक है इसका, इंटेंसिटी का लफ्ज़ी मतलब है शिद्दत। किसी चीज़ में भी शिद्दत है तो उसको इंटेंसिटी कह सकते हैं। हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी वाले आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं। इंटेंसिटी है, अगर हम टिपिकली डिफाइन करें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी emitted or absorbed per unit area per unit time, यानी गिवन टाइम में या एक सेकंड का टाइम हो तो उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो तो कितनी एनर्जी उसमें एमिट हो रही है और कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, उसको हम इंटेंसिटी कहेंगे। या दूसरे लफ्जों में कह लें आप कि चंद रेडिएशंस हैं वो किसी बॉडी पे आके टकरा रही हैं, एक एरिया है सरफेस एरिया, उस एरिया के परपेंडिकुलर टकरा रही हैं, तो टाइम हम नोट करते जाएं। अगर एक सेकंड में 10 रेडिएशन टकराएं, दूसरे सेकंड में हमने देखा कि 100 रेडिएशन टकराएं, तो किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी नंबर ऑफ रेडिएशन ज़्यादा होंगी। तो एनर्जी वाला जो प्रोसेस है, फार्मूला है, एनर्जी है बेसिकली हर रेडिएशन के साथ एसोसिएटेड। हर रेडिएशन की अपनी वेवलेंथ और अपनी फ्रिक्वेंसी। हम इस ब्लैक बॉडी आर्टिकल से जब एंड की तरफ जाएंगे तो फिर हमें अंदाजा होगा कि हर रेडिएशन के साथ एक फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ एसोसिएटेड है, तो जितनी उसकी वेवलेंथ होगी उसके करस्पॉन्डिंग उसकी एनर्जी भी होगी। हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि ये जो रिजल्ट्स हैं हमें इसको कैसे वेरीफाई करें, किस तरह चेक करें। तो इस लिहाज से एक टिपिकल ब्लैक बॉडी की तरफ चलते हैं। ये तो हमने बताया कि कोई भी जनरल बॉडी ले लें जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है और एमिट कर रही है तो उसको हम कहेंगे ब्लैक बॉडी। तो टिपिकल ब्लैक बॉडी क्या होगी जो साइंटिफिक लेवल पे, रिसर्च लेवल पे हम उसको जिसको इस्तेमाल करेंगे, तो वो एक कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लें, उसको उसके अंदर कैविटी बना लें, सुराख निकाल लें और उसके साइड पे एक होल छोटा सा बना लें। उस सॉलिड कैविटी के अंदर ब्लैकन कर दें सूट से, जिस तरह हम दिया या कोई मोमबत्ती जलाते हैं तो उससे धुआं जो निकलता है, उस धुएं से जहाँ जहाँ पड़ेगा वो ब्लैक सूट कहलाता है। अक्सर दौर गुजर गया, लाइट से पहले दौर था जो मोमबत्ती से या किसी से पढ़ते थे, लालटेन से पढ़ते थे, तो उसके ऊपर ब्लैक किस्म का पाउडर जम जाता था। वो पाउडर जो है ना बेसिकली सूट कहलाता है। तो उससे इंटीरियर पोर्शन जो हम ब्लैकन कर देंगे। उस ब्लैकन करने का क्या मतलब होगा, मतलब ये होगा कि वो रेडिएशन जितनी भी इसके अंदर एंटर होंगी तो वो मुसलसल बाहर नहीं जा सकेंगी, उसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएंगी। वो ऐसी बॉडी जो ना वो एक अच्छा एब्जॉर्बर कहलाती है, अच्छा एमिटर रेडिएटर कहलाती है। तो नॉन रिफ्लेक्टिंग, जो रिफ्लेक्ट ना कर रही हो, सॉलिड हैविंग ए hollow cavity within it is called typical black body. It has a small hole through which radiations can enter and leave the black body. वो छोटा सा होल जिसमें रेडिएशन एंटर हो जाए और जो छोड़ जाए। The inside of the body is blackened with a soot to make it a good absorber or bad reflector, यानी रिफ्लेक्ट ना कर पाए वो एब्जॉर्ब भी करें। तो as any radiation enters the hole, it is continuously reflected many times with walls partly absorbed until none left. तो सपोज कर लें ये एक बॉडी शो की गई है, ये 3 डायमेंशनल बॉक्स शो किया गया, इसके अंदर ये होल दिखाया गया, इसके अंदर वाले एरिया दिखाया गया और इसको ब्लैकन दिखाया गया। तो इस होल के जरिए जब रेडिएशन अंदर एंटर होती है तो क्या होता है कि मुसलसल रिफ्लेक्शन होती है। जब मुसलसल रिफ्लेक्शन हो रही है, हम ये भी जानते हैं कि अगर बॉडी को टकराएगी किसी से तो उससे कुछ एनर्जी का पोर्शन जो है ना वो नीचे वहाँ पे लूज हो जाएगा और ओवरऑल बॉडी की एनर्जी वो कम पड़ जाएगी। तो यहाँ से अगर एक रेडिएशन एंटर हुई, इस वाल से टकराई, कुछ पोर्शन यहाँ पे टकराने से फ्रिक्शन में मुंतकिल हो गया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, फिर आगे कुछ पोर्शन बचा वो आगे जाके टकराया, फिर उधर से पोर्शन बचा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुई, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुई, यहाँ ताकि मुसलसल रिफ्लेक्शन होते होते टकराते टकराते कुलियन करते एक वक्त ऐसा हो जाएगा कि वो रेडिएशन गायब हो जाएगी। उसकी वजह क्या होगी
कि रेडिएशन एक एनर्जी पार्टिकल तस्वर किया जाता है, एनर्जी वेव तस्वर की जाती है जिसकी सिर्फ एनर्जी है और उसका मैस कोई नहीं। अगर एक बॉल है वो मुसलसल टकराया, वो रेस्ट में जब उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी वो बॉल नजर आएगा। लेकिन लाइट रेडिएशन जब टकरा रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी ही है जस्ट, जब टकराते की जगह पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, पार्टिकल खत्म हो जाएगा, तो उसका मतलब ये पार्टिकल वहां पे कोई नहीं बचेगा, वो सब के सब हीट में और उसके टेम्परेचर इंक्रीज करने में इस्तेमाल हो जाएंगे। तो इसी तरह अगर सपोज कर लें ये बॉडी बन गई है, ब्लैक बॉडी बना ली हमने, तो इसने रेडिएशन एब्जॉर्ब की हुई है, तो फिर वो उसको जब ओपन करेंगे तो वन बाय वन वो रेडिएशन बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे और उसका टेम्परेचर लो डाउन होता जाएगा। कोई बॉडी ऐसी नहीं है जो खुद ब खुद रेडिएशन इमिट करे, हमेशा उसने जो रेडिएशन एब्जॉर्ब की होती है तो वही रेडिएशन इमिट करती हैं। दूसरी चीज़ कि दोनों लिहाज से एक बॉडी है, ब्लैक बॉडी और उसकी सराउंडिंग के लिहाज से हमने टेम्परेचर डिफरेंस देखना है। अगर डिफरेंस अंदर ज़्यादा हाई टेम्परेचर, बाहर कम है, तो यकीन रेडिएशन बाहर अंदर से बाहर जाना शुरू कर देंगे, और अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर बजाय इसके अंदर से बाहर जाएं बल्कि बाहर से अंदर आना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट है। इस तरह आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होती है? जो हर किस्म की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, कोई रेडिएशन को रिफ्लेक्ट ना करे, हर किस्म की रेडिएशन को इमिट करे, रिफ्लेक्ट कोई ना करे, ज़ाया कोई ना हो, तो उसमें हम तो उसको कहते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी। ये मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, हर पॉइंट के अंदर MCQs कोई फॉर्म में किसी न किसी फॉर्म में अवेलेबल है। एक जगह पे मैंने वायर अंडरलाइन किया और दूसरी जगह पे अंडरलाइन तो नहीं किया, मुख्तलिफ पॉइंट्स जो है ना उसमें MCQs में आ सकते हैं। तो लिहाजा ये आइडियल ब्लैक बॉडी जो होती है वो आइडियल एब्जॉर्बर भी कहलाती है, आइडियल रेडिएटर भी कहलाती है। हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि पहले बताया कि जो रेडिएशंस हैं उनके साथ मुंसलिक हैं 3-4 फैक्टर्स। उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं? एक टेम्परेचर और इंटेंसिटी, वेवलेंथ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, 3-4 फैक्टर्स उन साथ मुंसलिक हैं। अब जो इंटेंसिटी है और टेम्परेचर, इनका आपस में क्या रिलेशन है? इस तरह वेवलेंथ है और इंटेंसिटी, इनका क्या रिलेशन है? टेम्परेचर और इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है? ये आपस में कैसे वेरी करते हैं? क्या इनका रिलेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है? तो इसको स्टडी करने के लिए हमें कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जिसने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और जो हमारी इस FSC की टेक्स्ट बुक की उसमें जो मवाद में दिया गया उसके मुताबिक जो चीज़ें यहाँ पे शेयर की हुई हैं, तो उस हवाले से लूमर और प्रिंगसिम, ये दो साइंटिस्ट का नाम लिया जाता है, लूमर एंड प्रिंगसिम, इन्होंने इंटेंसिटी को मेजर किया। वो इंटेंसिटी जो लाइट इमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, इमिटेड एनर्जी की एब्जॉर्ब हो रही है, उसकी वेवलेंथ भी और मुख्तलिफ टेम्परेचर्स के लिए उन्होंने मेजर किया। उसका सेटअप यहाँ पे दिखाया गया। मसलन ये एक फर्नेस है, फर्नेस कहते हैं भट्ठी, जैसे इंटू वाला भट्ठा होता है, ऐसे मुख्तलिफ स्टील मिल में, मुख्तलिफ इंडस्ट्री में वहाँ पे एक ऐसा है जिसपे हाई टेम्परेचर दिया जाता है, तो उसमें से मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशन निकल रही होती हैं। तो ये एक टिपिकल डायग्राम है, एक ब्लॉक डायग्राम समझ लें जो यहाँ पे शो की गई है। तो लिहाजा ये फर्नेस से रेडिएशन निकल रही है, कुछ रेडिएशन ली, तो यहाँ से एक रिफ्लेक्टर लिया गया, कनकेव मिरर समझ लें, कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होती हैं, तो इसमें से एक रॉक सॉल्ट प्रिज्म है, ग्लास का नहीं पिघल सकता है, तो रॉक सॉल्ट प्रिज्म, उसमें से रेडिएशन गुजरी तो ये डेविएट हो गई। फिर आगे एक और रिफ्लेक्टर है, उसने इधर से पैरेलल किया, ये जो रेस थी वो फैलती हुई थी, डाइवर्जिंग थी, उनको उन्होंने पैरेलल किया इस रिफ्लेक्टर ने, और यहाँ पे ये पैरेलल लाइट रेस आ रही हैं तो इस रिफ्लेक्टर पे पड़ रही है, तो ये उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ये एक छोटी सी स्लिट बनाई हुई है, यहाँ पे थर्मोपाइल, थर्म मीन होता है टेम्परेचर, पाइल मैंने प्लंदा, थर्मोपाइल ऐसा जिसमें रेडिएशन आके पड़े, एब्जॉर्ब हो जाए, जज्ब हो जाए, और इसके साथ ही कुछ ऐसा सिस्टम अटैच है जो रेडिएशन को काउंट करता जाए, डिटेक्ट करता जाए, कितनी रेडिएशन आ रही है, उनकी क्या पैरामीटर है, क्या एनर्जी है। तो लिहाजा इधर से हम देखते हैं उसकी वेवलेंथ, तो टेम्परेचर हमें इधर से ले लें, इसका कितना टेम्परेचर है फर्नेस का, ओवरऑल इसको मॉनिटर किया जा सकता है। वेवलेंथ आप इधर से मेजर कर सकते हैं और इंटेंसिटी, शिद्दत इस जगह पे मेजर कर सकते हैं। तो लाइट रेडिएशन है, गर्मियों के दिन है, एक कन्वेक्स लेंस ले लिया, तो उसको फोकस किया छोटे से एक
कागज़ के टुकड़ों पर छोटे छोटे उस पर अगर हम फोकस करेंगे तो उस पर आग लग सकती है। वो आग क्यों लगेगी? एक्चुअली उस पर आग लगने की वजह ये है कि रेडिएशन काफ़ी कंसंट्रेट हो जाएंगी, फोकस हो जाएंगी, एक पॉइंट पे हो जाएंगी, उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। काफ़ी सारी रेडिएशन जब इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर उसको हीट पैदा हो सकती है, बर्निंग हो सकती है। तो यहाँ पे इसकी हम मालूम करते हैं इंटेंसिटी। तो लिहाजा टेम्परेचर इधर से, वेवलेंथ इधर से, और इधर से थर्मोपाइल से जो हम देखते हैं उसकी इंटेंसिटी, शिद्दत क्या, रेडिएशन डिटेक्टर से। तो ये जो ना इस एक्सपेरिमेंट से क्या किया गया, मुख्तलिफ टेम्परेचर्स लिए गए, मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे रिकॉर्ड किया गया, उसकी वेवलेंथ नोट की गई, और उसके साथ ये थर्मोपाइल से उसकी इंटेंसिटी नोट की गई। एक टेबुलेशन में डाटा बनता है, हमने टेबुलेशन यूज़ नहीं किया, जस्ट डायरेक्टली ग्राफिकली उसका रिजल्ट शो किया। तो क्या किया कि वेवलेंथ को लिया अलोंग एक्स एक्सिस, इसको हम समझ लेते हैं कि रेडिएशन जो इमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, वो इंडिपेंडेंट है। किस किस्म की रेडिएशन, हमारे कंट्रोल में नहीं है। टेम्परेचर एक फैक्टर है, वो भी इंटेंसिटी इन दो पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन वेवलेंथ इन दो पे डिपेंड नहीं करते। तो इंटेंसिटी जो है वो इस वेवलेंथ पे भी डिपेंड कर रही है, उसके साथ ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रही है। तो इंटेंसिटी को लिया अलोंग वाई एक्सिस, ये जो ग्राफ है बेसिकली तीन क्वांटिटीज का रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो कहने को तो ये दो किस्म के ग्राफ है, वेवलेंथ और इंटेंसिटी। बेसिकली ये टेम्परेचर और इंटेंसिटी और टेम्परेचर और वेवलेंथ का ग्राफ, ये तीन किस्म के ग्राफ यहाँ पे अवेलेबल है एक ही वक्त में। अच्छा, इस ग्राफ में ये नंबरिंग की हुई है, यहाँ से अलोंग एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5, इसके यूनिट डिस्क्राइब नहीं किए हुए, लेकिन अगर हम अंदाजा करें तो इसके यूनिट है माइक्रोमीटर में वेवलेंथ के। तो ये 0 से लेकर 1 तक ये एक पोर्शन दिखाया हुआ, मैंने ग्रीन कलर में शो किया हुआ। ये पोर्शन बेसिकली है रीजन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम जिसकी वेवलेंथ हमने पहले बताई है 300 नैनोमीटर से लेकर 400 700 750 तक। तो 300 से लेकर यहाँ तक ये विजिबल स्पेक्ट्रम का, तो उससे हमें अंदाजा हो रहा है नैनोमीटर को माइक्रोमीटर में बदल सकते हैं, तो ये 1 2 इस फॉर्म में आएगी। तो लिहाजा इस रीजन में ये कुछ है। अब इसराइल के पहला टेम्परेचर हमने देखा 100,000 केल्विन। ये भी याद रखना कि उसमें सेल्सियस दिया हुआ है, इसमें केल्विन दिया हुआ है। ये दोनों सेम बॉडी के लिए टेम्परेचर नहीं है, डिफरेंट बॉडी के लिए। तो ये भी हम एमसीक्यूज में आ सकता है, उसका टेम्परेचर वो आपसे केल्विन में पूछ ले, इसका टेम्परेचर सेल्सियस में पूछ ले, ये आपको कन्वर्ट करना वाला फार्मूला आना चाहिए। तो लिहाजा हम देखेंगे अगर ये ग्रीन कलर में मैंने कर्व ड्रॉ की है तो इसमें टेम्परेचर है 1000 केल्विन, यानी अगर हम उस फर्नेस का टेम्परेचर 1000 केल्विन रखते हैं तो फिर उसमें वेवलेंथ और इंटेंसिटी कैसे वेरी होती है। हम देखते हैं कि इनिशियली वेवलेंथ कम है, इंटेंसिटी भी कम है। तो ऐसा ऐसा वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। इस पॉइंट पर ये जो हम पॉइंट देख रहे हैं ये हाईएस्ट इंटेंसिटी रखने वाला पॉइंट है। तो होना तो ये चाहिए, यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट करें हाई मैक्सिमम इंटेंसिटी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसमें इस के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसको नाम दिया गया मैक्सिमम वेवलेंथ, ये लैम्डा मैक्सिमम। इसी तरह जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया 1200 केल्विन कर दिया तो फिर दोबारा से वो डाटा कलेक्ट किया, वेवलेंथ बढ़ाते गए, बढ़ती गई और उसके साथ इंटेंसिटी भी बढ़ती गई। तो इसका जो लैम्डा मैक्सिमम का जो पॉइंट आता है वो कुछ इस जगह पे आता है। इस तरह सेम टेम्परेचर 1450 पे तो इसका लैम्डा मैक्सिमम का पॉइंट ये है, और 1650 पे लैम्डा मैक्सिमम का पॉइंट ये है। अगर इन पॉइंट्स को मिलाया जाए तो ये भी एक किस्म की कर्व बनती है। और ये जो कर्व है, पहले ही जो कर्व शो की गई थी वो थी वेवलेंथ और इंटेंसिटी कर्व्स, और ये जो कर्व शो की गई है अभी जो बनी डॉटेड पॉइंट से हमने इसको शो किया है, तो ये है टेम्परेचर और वेवलेंथ, इन दोनों की रिलेशनशिप है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ये तो मुझे अंदाजा हो रहा है इंटेंसिटी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। लेकिन ये कोई रेगुलर नहीं है, टेम्परेचर के साथ इंटेंसिटी के एक ही टेम्परेचर पे इंटेंसिटी बढ़ती है फिर कम हो जाती है, फिर इंटेंसिटी बढ़ती है फिर कम हो जाती है, टेम्परेचर एक ही है। तो यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप है इनका। एक तरफ हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी बढ़ रही है। ये हमें ज़रूर अंदाज़ा हो रहा है कि मुख्तलिफ टेम्परेचर पे इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंटेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन एक ही कर्व में या एक ही टेम्परेचर पे
वेवलेंथ का और इंटेंसिटी का रिलेशन होगा और उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाएगा। तो इससे हमें 4 रिजल्ट मिलते हैं। वो 4 रिजल्ट्स क्या हैं? इस एक्सपेरिमेंट से 4 रिजल्ट्स हमें कौन से मिलते हैं? सबसे पहला जो रिजल्ट है वो कहते हैं कि एट ए गिवन टेम्परेचर द एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे एनर्जी क्या चीज़ है? हम दो लिहाज से देखें, अगर ग्राफिकल मेथड पढ़ा था 17वें चैप्टर में एनर्जी, उसमें मालूम की थी। चौथे चैप्टर में हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा है कि ग्राफ एरिया अंडर कोई भी आप जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं उसमें जो एरिया आ रहा है वो उसकी एनर्जी होती है, एनर्जी स्टोर्ड के बराबर होती है। तो यहाँ पे एनर्जी इस ग्राफ से भी पता चल रहा है कि पहले ग्राफ का इतना सा एरिया अगर हम देख लें तो उसकी एनर्जी कम है, फिर जैसे जैसे एक ही टेम्परेचर पे वेवलेंथ बढ़ती गई, एनर्जी बढ़ती गई, फिर एनर्जी कम होती गई। तो एनर्जी सबकी एक जैसी नहीं, नॉन यूनिफॉर्मली या यूनिफॉर्म नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं पे बढ़ रही कहीं पे कम हो रही है। तो एनर्जी वाला सिलसिला तो कुछ ऐसा है। इसी तरह किसी भी गिवन टेम्परेचर पे एमिटेड एनर्जी की मैक्सिमम वेवलेंथ, यानी जिस तरह बताया कि टेम्परेचर अगर सपोज कर ले 1000 K है, तो ये हमने ब्लू कलर शो की हुई है। तो जैसे आप वेवलेंथ देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रही है, इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। एट पर्टिकुलर पॉइंट पे टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, पर्टिकुलर पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि इंटेंसिटी जो ना मैक्सिमम, तो उसको लैम्डा मैक्सिमम कहते हैं। अब वेवलेंथ और इसके दरमियान में जो ना रिलेशन है कुछ इस तरह, लैम्डा मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू 2.9 मल्टीप्लाई 10⁻³ और ये है मीटर केल्विन, ना कि मिली केल्विन, मीटर केल्विन, क्योंकि लैम्डा के यूनिट मीटर है, वेवलेंथ है, लेंथ की फॉर्म है, और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है। इस ये जो वैल्यू हमें दिखाई गई है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे वीएन्स कांस्टेंट, और ये एक लॉ बना हुआ है कि लैम्डा मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये रिवर्स कर्व है, कम होती जा रही। लैम्डा मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इनवर्स का मतलब ये कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो पॉइंट बैक में जा रहे हैं, मैं लैम्डा मैक्सिमम 1000 पे इस जगह पे है, 1200 पे ये बैक चला गया, वेवलेंथ कम होगी, और 1450 केल्विन पे फिर ये पॉइंट और बैक चला गया, इस तरह 16500 पे फिर और ये पॉइंट पीछे चला गया। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ कम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम और टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन, और उनका इनवर्स रिलेशन खत्म करेंगे तो ये प्रोडक्ट में आ जाएगा। और अक्सर यही जो ना एमसीक्यूज में भी आया हुआ है, लॉ अलग से डेफिनेशन आई हुई है, इस लॉ को हम कहते हैं वीएन्स लॉ। ये वीएन्स लॉ उसके लिए। अब नेक्स्ट जो ना चौथा और इसका आखिरी तीसरा पॉइंट है, ये भी उसी चीज को डिस्कस किया हुआ है। जैसे कहते हैं जितनी भी वेवलेंथ है, एज टी इंक्रीजेस द एनर्जी एमिशन इंक्रीजेस। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जिस तरह इधर देखा तो ये एनर्जी एमिशन इंक्रीज होती जा रही है। तो इस तरह एक पॉइंट पे इंक्रीज हो रही है और फिर आगे जाके फिक्स मैक्सिमम होगी, उसके बाद टी वही रह गया, टी अगर बढ़ता भी जाए लेकिन एनर्जी एमिशन डिक्रीज हो रही है। बेसिकली एनर्जी एसोसिएटेड विद इंटेंसिटी इस जगह पे। लास्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, तो एरिया अंडर ईच कर्व, हर कर्व के अंदर जो एरिया बनता है वो उसकी है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड। एक सेकंड में, एक मीटर स्क्वायर में कितनी एनर्जी इमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, उसको हम कहते हैं उसकी एरिया से रिप्रेजेंट हो रही है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में एनर्जी को ये एनर्जी बेसिकली इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके यूनिट बता रहे हैं पर मीटर, पर जूल पर मीटर पर सेकंड, और जूल पर मीटर पर सेकंड जो ना वॉट्स में बनती है, वाट पर मीटर स्क्वायर में। तो T4 की पावर अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, ये जो रिलेशन बने किसी एक रिजल्ट से नहीं, किसी एक एक्सपेरिमेंट से नहीं, किसी एक स्पेसिमेन से नहीं, काफ़ी सारे स्पेसिमेन ऑब्जर्व किए गए तो फाइनली इस रिजल्ट पे हम पहुंचे। तो इसकी पावर है 4। तो E इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी खत्म की तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा, ये है सिग्मा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो सिग्मा बेसिकली इसकी वैल्यू बड़ी आसान सी है, सिर्फ अशारिया और बाकी चीज़ें 5, 6, 7, 8, 5.67 × 10 की ताकत -8। और इसके जो यूनिट है तो बेसिकली इसी से हम यूनिट निकाल सकते हैं। ई की यूनिट है वाट पर मीटर स्क्वायर और T4 है केल्विन इनवर्स।
इसको हम स्टीफन्स कांस्टेंट कहते हैं और इस लॉ को स्टीफन्स बोल्ट्जमैन्स लॉ कहते हैं। आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन।